नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन साथियों, आप जानते हैं जैसे कि नित्य क्लास पर आपकी बहुत सारी क्लासें सुबह शाम तक चलती रहती हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए यहां पर ऑफलाइन के माध्यम से लेकर के आया हूं उत्तर वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा। यह वह समय है जो हड़प्पा सभ्यता के ठीक बाद का समय माना जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। आपने अगर देखा होगा तो आपने यह पाया होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह आपकी 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जबकि आपका वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 600 ईसा पूर्व तक लगभग माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखते हैं अगर साक्ष्य मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में और वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, किस किस तरह की वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। मैं आज आपको पूर्णतः सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और स्पष्ट करने वाला हूँ कि ये इसमें क्या क्या रखा गया था, या फिर उस समय में क्या क्या होता था, उस समय के लोग की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वह किस तरह के काम क्या करते थे, किस तरह का समाज था, किस तरह की राजनीति हुआ करती। आज हम सभी विषय और सभी मुद्दों पर यहाँ पर बात करके और बढ़ते हैं आपके उत्तर वैदिक काल की तरफ, बिल्कुल एक आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे लहजे में मैं आपको बताने वाला। चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, आपका स्वागत है। चलिएगा जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ये लीजिएगा, यहाँ पर पेन उठा लेते हैं हम अपना, और ये लीजिएगा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिएगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा उत्खनन के माध्यम से कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही है। वैज्ञानिकों का या यूं कह दीजिएगा भूगोल शास्त्रियों का कहना है कि यह 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 2350 से 1750 तक मानी जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 3250 से लेकर के 1350 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सब अलग अलग आपको साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो साक्ष्य आपके पास में है वो 2350 से लेकर के 1750 तक दोस्तों माने जाते हैं। चलिएगा मैं बढ़ता हूं यहाँ पर और आगे लीजिएगा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण स्वादिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वेदिक या पूर्ण वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक तथा उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ऋग्वेदिक काल की अगर बात करते हैं या फिर ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल की आप बात करते हैं तो यह आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मानता है, जबकि उत्तर वैदिक काल जो आपका है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा वैदिक काल या वैदिक समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अवधि है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के बाद में अगर विकास हुआ है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वैदिक काल का हुआ है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। वैदिक काल आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों माना जाता है। और आप देखते हैं कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी 2500 से लेकर के 1750 मानी जाती है। उसके बाद में विकास हुआ है, लगभग 300 वर्ष में विकास हुआ है, और वहां से आपको मिलता है वैदिक काल देखने के लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सादा यहाँ पर 600 ईसा पूर्व का नाम वेदों से मिलता है, जो अवधि के दौरान जीवन का विवरण देने वाले मुख्यतः ग्रंथ है जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है, और वैदिक अवधि को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों का गठन किया गया है। संबंधित पुरातात्विक रिकॉर्ड के साथ ये दस्तावेज वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और अनुमान लगाने की अनुमति दोस्तों यहाँ पर आपको देते हैं। वेदों की रचना और मौखिक रूप से एक पुरानी इंडो आर्य भाषा बोलने वाले द्वारा सटीक रूप से पोषित की गई थी, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चले गए थे। वैदिक समाज प्रतिसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक था। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज में थे कि राजाओं के बजाय जनजातियों में संगठित थे और मुख्य रूप से जीवन का एक
देहाती तरीका था दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता है वो आपका शहरीकरण की तरफ इशारा करती है, जबकि आपका वैदिक काल ग्रामीण की तरफ बात करता है और यहाँ पर देखता है आपके लिए जीवन का एक देहाती तरीके के बारे में वो आपको बताता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों ओर 1211 ईस्वी वैदिक का आर्यपुर में उपजाऊ पश्चिम गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन को अपनाने की अनुमति देते थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत और कुरु साम्राज्य के रूढ़िवादी यज्ञ अनुष्ठान के लिए एक जटिल सामाजिक विभेदीकरण, शहरों, राज्यों और एक जटिल सामाजिक भेदभाव के उद्भव की विशेषता थी दोस्तों। इस समय के दौरान केंद्रीय गंगा मैदान एक संबंधित लेकिन गैर वैदिक इंडो आर्यन संस्कृति का प्रभुत्व था। यहाँ पर आगे लेते हैं। यहाँ पर वैदिक काल के अंत में, अब देखिएगा यहाँ वैदिक काल के अंत में सच्चे शहरों और बड़े राज्यों, महाजनपद कहा जाता है के उदय के साथ साथ यहाँ पर आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित में वृद्धि हुई, जिसने वैदिक रूढ़िवाद को चुनौती दी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था वह आपका 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कहलाया, क्योंकि इसे दो भागों में बांटा गया था, जैसे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। अब यहाँ पर जब यह काल चला था लगभग 1000 वर्ष के लगभग यह आपका चल गया था, अपने वर्चस्व में था, तो उस समय चुनौती देने के लिए यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ पर आए और इसने यहाँ पर आर्य समाज को या आर्य धर्म को चुनौती देना शुरू कर दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैदिक काल में सामाजिक वर्गों के वर्णानुक्रम का उदय हुआ जो प्रभावशाली रहेगा। वैदिक धर्म यज्ञ परक तथा इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्य अनुसार थी। अब देखिएगा इस समय की अगर बात करते हैं वैदिक काल की, आपने देखा होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त से वर्णों की उत्पत्ति का विवरण आपको मिलता है, तो आप देख सकते हैं वहां पर वो चीज यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलती है। यहाँ पर जिसका जैसा कार्य था उसका वैसा ही नाम वहां पर दे दिया गया। अब नाम कैसा उसमें दिया गया, जैसे ब्राह्मण वह होता है जो पढ़ाएगा, ठीक है, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हुआ करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो लड़ने के लिए आपके सेनाओं में भर्ती होते थे या राजाओं के साथ में रहा करते थे या राजा हुआ करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उसके बाद में जो व्यापार करते थे, अर्थव्यवस्था को संभालते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और जो इनसे सबसे निम्न रहा, सबसे नीचे का वर्ग रहा, जो इन सब की सेवा करता था, उसे शूद्र कहा गया दोस्तों। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं उसका पूरा प्रभाव इस समय में आकर के यहां पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सामग्री संस्कृति के चरणों से पहचानी जाने वाली पुरातात्विक संस्कृतियों में गेरू की कब्र संस्कृति, काले और लाल बियर संस्कृति की और चित्रित गैरवियर संस्कृति में गेरू रंग की बर्तन की संस्कृति शामिल है दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो बर्तन है आपके वो गेरू रंग के यहाँ पर हुआ करते थे, यानी कि लाल रंग के यहाँ पर हुआ करते थे, इसमें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदों के अतिरिक्त यहाँ पर देखो वेदों के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी 4 से 5 ईसा पूर्व काल में हुई थी। वेदांग सूत्रों की रचना, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ है। अनंतर रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुआ जो इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माना गया है। अंतर चरवाक तांत्रिकों को बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नाम और देश काल। अब देखिएगा ये नाम और देश काल यहाँ पर वैदिक काल क्यों पड़ा है, सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। चलेगा, वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत थे और वे 4 थे आपके पास में। देखिएगा दोस्तों इसके बारे में अगर इसका नाम पड़ा है, इसे वैदिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की यानी कि ये वेदों का काल था, वेदों का काल था और वेदों की संख्या 4 थी। यही कारण था इसे वैदिक काल कहा गया, क्योंकि यहाँ पर सारी जो संस्कृति की आप बात करते हैं, कल्चर की आप बात करते हैं, सभ्यता की आप बात करते हैं, उस समय सामाजिकरण की आप बात करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपको मिलती है आपकी वेदों से मिलती हैं। आपको तौर तरीके की आप बात करते हैं सब वेदों से मिलती हैं। आपको दिशा निर्देश की बात करते हैं वेदों से मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर पूर्णतः वेदों पर समाज
क्या कहते हैं डिपेंड था, यही कारण था इसे वैदिक काल कहा गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और यह सावित्री को समर्पित यानी कि सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वान एक मत नहीं है। सबसे पहले मैक्सवेलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। उसने बौद्ध धर्म 550 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200 वर्षों का समय दिया और इस तरह ऋग्वेद के रचना काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब मान लिया, पर निश्चित रूप से उसके आंकलन का कोई आधार नहीं था दोस्तों। यानी कि उसने माना कि अगर ये आपका यहाँ पर रचना हुई है तो यहाँ पर 200 वर्षों का समय देता चला गया और इसने 600 से उसे 1200 दोस्तों यहाँ पर कर दिया, लेकिन ये कोई एक निश्चित समय नहीं था, यह केवल एक कल्पना आधार थी या मात्र थी। वेद काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यानी कि एक ऋग्वेदिक काल के ऋग्वेद के समय की बात करता है, एक उत्तर वैदिक काल उसके बाद की बात करता है। ऋग्वेदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था जिसमें कर्मकांड गौण थे, पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की मुख्यता बढ़ गई है। वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक आपका दोस्तों यहाँ पर माना जाता है। इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है उतने ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इस समय तक केवल इसी ग्रंथ की रचना हुई थी। मैक्सवेलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया बताया गया है। ये क्वेश्चन आपके पास में तमाम बार पूछा गया है कि आर्य कहां से आए थे, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और ये 2001 डीएनए रिपोर्ट भी कहती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी दोस्तों। अब देखिए जो आर्य आए हैं उनकी भाषा संस्कृत थी और ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेलर ने जब अटकलाबाजी करते हुए इसे 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होता बताया था, लेखक का आरंभ देखें, उसके समकालीन विद्वान W.D. हिटर्नी ने इसकी आलोचना की थी। उसके बाद मैक्सवेलर ने स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी या कि 1500 ईसा पूर्व में, 2000 या 3000 ईसा पूर्व में हुई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान और यूरोप की तरफ भी गया था। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवसेता की सूक्तियां ऋग्वेद से मिलती जुलती हैं। अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व आता है दोस्तों, लेकिन वेगोज कोई एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में भी हिंदू देवताओं इंद्र मित्रावणु नास्त्य इत्यादि को देखते हुए इसका काल और भी पीछे माना जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषी गणना करके इनका काल 6000 ईसा पूर्व माना था दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने इसको सबसे ज्यादा समय देते हुए 6000 ईसा पूर्व माना है। हरमोन जैकोबी ने जहां इसे 4500 ईसा पूर्व व 2500 ईसा पूर्व के बीच आका था, वहीं सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विटनजियन ने इसे 3000 ईसा पूर्व का बताया था दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग यहाँ पर धारणाएं हैं, अलग अलग लोगों के यहाँ पर विचार हैं और अलग अलग का यहाँ पर अनुमान आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ के लोगों का प्रशासन कैसा था या प्रशासन की आप बात करेंगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कुल थी, यानी कि परिवार की आप बात करते हैं। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे, यानी कि माता पिता और यहाँ पर यानी कि दंपति की आप बात करते हैं, पिता पुत्र और माता और बहनों की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था, ये आपसे बहुत बार पूछा गया कुलूप किसे कहा जाता था। ठीक है। एक ग्राम इकाई कुल से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था और विश्व का संगठन कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी व विशा का प्रधान विशापति भी कहा जाता था, यहाँ पर विशपति भी कहा जाता था। जिनका शासक राजन तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। आर्यों की प्रशासनिक संस्थाएं काफी सशक्त अवस्था में थी दोस्तों। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, बाद में उसका पद धीरे धीरे पोत्रक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इस सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वेदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण
राजनीतिक संस्थाएं थी जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। देखिएगा यहाँ पर सभा और समिति को जो है आपके पास में इसे प्रजापति की पुत्रिया भी कहा गया है दोस्तों। सभा और उच्च सदन भी कहा जा सकता है। यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की एक संस्था थी दोस्तों। सभा के सदस्यों की सभा अथवा सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों के पितर कहा जाता था, जिसे पता लगता है कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे दोस्तों। अब देखें यहाँ पर समिति की बात करते हैं। समिति आम जनमानस की संस्था थी जिसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थीं और उसमें आकर यहाँ पर ऋक नामक गान क्या करती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को जनसभा भी सभा थी, उसे विधत कहा जाता था। यहाँ पर धर्म, अब यहाँ पर देखेगा आपका धर्म है। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांड की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वेद काल में धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्या, निजस्ती, यातुधान, सरपरी आदि के रूप में अपकरी शक्तियां अर्थात राक्षसों, विशाचर, यहाँ पर राक्षस हैं, विचासर हैं, अप्सरा का जिक्र दिखाई पड़ता है दोस्तों। अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर तो कर्मकांड की अगर बात की जाए तो कर्मकांड आपके यहाँ पर ऋग्वेद काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद काल में प्राकृतिक शक्तियां है पूजा की जाती थी और कर्मकांड की मुख्यता नहीं थी। यहाँ पर आपने लिखा था मुख्यता नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हैं इस समय से आध्यात्मिकता को मानते हुए और मंत्रों का उच्चारण किया जाना शुरू कर दिया गया था। और आगे चल करके कालांतर में जब यजुर्वेद आया तो उसमें आकर के मंत्रों के साथ में यज्ञों का भी प्रयोग होना आरंभ हो गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस समय में मूर्ति पूजा नहीं होता था और ना ही मंत्रोच्चारण किया जाता था। कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं होते थे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में आइएगा पर देखिएगा 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य स्रोत गंगा और उसकी सहायक नदी का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। भारत त्रिशु और त्रिवश जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पूर्व पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए थे दोस्तों। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कौशल, विदेह और मंगत और अंग। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था के बीच जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगे हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य, अब देखेंगे यहाँ पर वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। देखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ आपको मिलते हैं। इनको माना जाता है कि विश्व के सबसे प्रमाणिक ग्रंथ हैं जो सबसे पहले लिखे गए हैं और इनके ही साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ये इतने पुराने माने जाते हैं क्योंकि इनके पास में कालक्रम भी नहीं लिखा गया। आप देख सकते हैं कितना पुराना हो सकता है दोस्तों। आगे बढ़िएगा। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद, अब देखिए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा हम पढ़ के चलेंगे इनके बारे में। ऋग्वेद देवताओं की श्रुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं 10 मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पदात्मक है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवता हैं, जबकि लोग मानते हैं 33 करोड़ के देवता है। प्रकार का मतलब कोटि होता है, कोटि, और कोटि का मतलब करोड़ होता है। तो जो कोटि यानी कि कोटि माने प्रकार है, कोटि माने करोड़ है, लोगों ने कोटि प्रकार से करोड़ में बदल दिया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। आस्तोमा संगम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है लोपमुद्रा, घोषा, शाची, पोलोमी एवं काक्षावर्ती आदि। इसके पुरोहित के नाम होत्री हैं।
यजुर्वेद को देखेगा, यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, इसमें धनुर्य विधा का उल्लेख है, इसके पाठ्यकर्ताओं का अधुर्व्य कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। मैं आपसे पहले ही बता रहा था कि यज्ञ यजुर्वेद आते आते यज्ञ और कर्मकांड होने शुरू हो गए थे, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यज्ञ की विधियों का वर्णन किया जाता है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय स्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी वितरण है, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान साझा किया गया है। यजुर्वेद की भाषा पदात्मक एवं गद्यात्मक होती है। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है पदात्मक और गद्यात्मक, यानी कि पदों में लिखा गया और गधों में लिखा गया। एकमात्र यहां पर आप देख सकते हैं यह वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रेयणी संहिता, काठक संहिता, कपिनथल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यांतीन तथा कणव संहिता। यह 40 अध्याय में विभाजित है। इस ग्रंथ में पहली बार राजसु तथा वाजपेयी जैसे 2 राज्य के समारोह का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, सामवेद, सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को माने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखनीय है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कोथुम, राणायणीय और जेमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। ब्राह्मण, यहां पर देखिएगा, वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्राह्मण कहा गया है, वही ब्राह्मणों के विस्तारित रूप से ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचदश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदित्य से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है, ब्राह्मण में उसी के संप्रमाण व्याख्या देखने को मिलती है। प्राचीन परंपरा में आश्रमानुरूप वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी रचना और पाठ करते हैं। गृहस्थ ब्राह्मणों का वनप्रस्थ, अरण्यक और सन्यासी उपनिषदों का गृहस्थाधर्म का मान्य वेद भाव भी ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबासार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं, इसे पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण कृष्णा यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 1000 अध्याय, 14 कर्मकांड और यहाँ पर आप देखते हैं 468 ब्राह्मण हैं। गांधा, शल्य, केकय्य, क्रू, पांचाल, कौशल, विदेह आदि स्थलों का भी उल्लेख होता है। हे शतपथवर्ती ब्राह्मण गोपथ हैं। अब देखिए अरणायक क्या होते हैं, जो आपके देख सकते हैं, जो जंगल में लिखे गए हैं, गुरुओं के पास में या उनके समीप बैठ करके लिखे गए हैं, उन्हें कहा गया अरणायक। हालांकि उपनिषद का मतलब होता है पास में नीचे बैठ करके होता है, जबकि अरणायक की अगर हम बात करें तो यह भी आपके आसपास में जंगल में लिखे गए हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। अरणायक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वनप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे, यानी कि घर को त्यागने के बाद में जो जंगल में पाठ किया करते थे उसे यहाँ पर अरणायक दोस्तों कहा गया है। इसी कारण अरणायक नामकरण किया गया। इसका मुख्य प्रतिपाद विषय रहस्यवाद, प्रतीकावाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 अरणायक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरणायक स्पष्ट और विभिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद, अब ये लीजिएगा, यहाँ पर उपनिषद की आप बात करते हैं। ठीक है, उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों से बिंबासार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। दोस्तों, आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीतने जागते जीवन उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में से मिलते हैं। उपनिषदों की रचना संभवतः बुद्ध के काल में हुई, क्योंकि भौतिक इच्छाओं पर सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास बौद्ध और जैन धर्म के विकास की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है।
कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शास्त्रीय आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, परमात्मा के विश्व संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। सत्यमेव जयते मूर्खांडोपनिषदों से लिया गया है। मैत्रेयी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुराश्रम सिद्धांत का उल्लेख मिलता है दोस्तों। वेदांग, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर आप इसका बताएंगे। वेदांग है युगांतर में वैदिक सभ्यता के लिए 6 विधाओं का जन्म हुआ जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांगों का शाब्दिक अर्थ वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य के प्रारूष्य होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांगों को स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत के रूप में है, इसमें कम शब्दों में अधिक कथा रखने का प्रयास किया गया है। वेदांगों की संख्या 6 है। नंबर 1 है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है स्वर ज्ञान का रखना। देखिएगा, मैंने आपको बता दिया वेदांग होते हैं आपके, ये वेदों और उपनिषदों की व्याकरण होती है, इनसे यह पढ़ना सरल हो जाता है, समझना सरल हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो वेदांग है वो आपके 6 हैं। देखिएगा, नंबर 1 है शिक्षा। शिक्षा मतलब स्वर ज्ञान रखना, कल्प, धार्मिक रीति एवं पद्धति का ज्ञान रखना, रुक्त शब्द युक्ति शास्त्र का ज्ञान रखना, व्याकरण का ज्ञान रखना, छंद शास्त्र का ज्ञान रखना और ज्योतिष खगोल विज्ञान का यहाँ पर ध्यान रखना होता है इनके माध्यम से। सूत्र संहिता यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे सूत्र संहिता है। सूत्र संहिता वैदिक साहित्य का अंग है तथा यह उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्मसूत्र भी वेद व्यास ने वेदांत पर यह परम गुण ग्रंथ लिखा है जिसमें परम सत्ता, परमात्मा, परम सत्य, ब्रह्म स्वरूप ईश्वर तथा उनके द्वारा सृष्टि और ब्रह्मतत्व पर गुण विवेचना की गई है। इसका भाष्य श्रीमद् आदिशंकराचार्य जी ने भगवान व्यास जी के कहने पर लिखा था। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग है। श्वेत सूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग है। समाज सूत्र पौरुषेय संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग है। शुल्ब सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्रवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। कल्प का तीसरा भाग धर्म सूत्र, इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। कल्प का चौथा भाग है। गृह सूत्र पुरावारिक संस्कारों, उत्सवों तथा व्यक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा है। अब देखिए राजनीतिक स्थिति यहाँ पर कैसी हो जाती है दोस्तों। वैदिक काल का मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी जिसमें शासक का मुख्य राजा होता था। राजा अनुगत होता था परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्रीय विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था, उसे कर वसूल का अधिकार नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग से उसका खर्चा चलता था दोस्तों। सभा समिति तथा विधित नामक प्रशासनिक संस्था थी। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदर्भ में स्त्री व पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदेह में होते थे। सर्वश्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी एवं विधि सभा प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विधित का 122 बार हुआ है। सैन्य संचालन वरात गणव व सधर नामक कबीलाई संगठन करते थे। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा महम बन जाता था। राजस्व यज्ञ करने वालों की उपाधि राजा तथा उपराज्यो यज्ञ करने वाले की उपाधि सम्राट थे। स्पर्श गुप्तचरों को और पुरुष दुर्गापति को कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रत्न करते थे। चारागाह के प्रधान को प्रजापति एवं लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर
ये देखिएगा यहाँ पर 12 रत्ना पुरोहित राजा प्रमुख प्रदस्ता है, यानी कि 12 रथी कौन से होते थे राजा के पास में। नंबर 1 है सेनानी, सेना का प्रमुख हुआ करता था। यहाँ पर सेनानी किसे कहा जाता है, यहाँ पर सेनानी है, सेना का प्रमुख होता था। ग्रामी, ग्रामी ग्राम का सैनिक पदाधिकारी हुआ करता था। महर्षि राजा की पत्नी हुआ करती थी। सूत राजा का सारथी हुआ करता था। छत्री प्रतिहार हुआ करता था। संगरित कोषाध्यक्ष हुआ करता था। भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी हुआ करता था। अक्षयवाप लेखाधिकारी हुआ करता था। गोविकृत वन का अधिकारी होता था। और पालागल राजा का मित्र हुआ करता था। दोस्तों पालागल यहाँ पर राजा का मित्र माना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। क्षेत्र ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता था और उदागत सामवेद की रचनाओं का ज्ञान करने वाला होता था। और अर्धवायु यहाँ पर अर्जुन का पाठ करने वाला वह संपूर्ण ज्ञानों की देखरेख करने वाला होता था। ब्राह्मण किसे कहा जाता था, जिसको कहते हैं ना ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने झूठा वेद बताना, पढ़ा लिखा सर्वज्ञानी ब्राह्मण कहलाता था। दोस्तों सामाजिक स्थिति कैसी है, यहाँ पर देखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। 10वें मंडल को परिवर्तित काल माना जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया कुल कहलाता था। परिवार कुल कहलाता था। कई कुलों में मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विष, कई विष मिलकर जन एवं कई जन मिलकर जनपद बनते थे। अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज्यादा महत्व था। एक और वर्ग पणियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। भिखारियों और कृषिदासों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की कई गायें थी जो कि विनिमय का माध्यम थी। सारथी और बढ़ाई समुदाय के विशेषज्ञ सम्मान प्राप्त था। स्पर्शता, सता प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व एवं अर्जतार्य विवाह प्रचलित था। यहाँ पर वस्त्राभूषण स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही प्रिय थे। जो यव मुख्य अनाज था। सहाकार का प्रचलन था। सोमरस, यहाँ पे देखेगा यहाँ पर सहाकार का प्रचलन था। सोमरस अमृत जैसा का प्रचलन था। यहाँ पर पीने के लिए यहाँ पर अमृत दिया जाता है, जैसा आप आज के समय में ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। नृत्य में यहाँ पर संगीत, पासा, घोड़े दौड़, मल्लाह युद्ध, स्वीकार आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आपला, घोष, मित्रिय, विश्वारा, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं यहाँ पर आपको देखने के दोस्तों यहाँ पर मिल जाती हैं। चलेगा, ऋग्वेद में अनार्य, मूर्ख या दस्यु को मृदवाय, स्पष्ट बोलने वाला, अव्रत नियमों का व्रतों का पालन नहीं करने वाला बताया गया है। स्वप्रथम जबालोपनिषद में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास होता था। आश्रम का उल्लेख मिलता था। इन सब के लिए देखा जाए तो 25-25 साल निर्धारित की गई है। दोस्तों आर्थिक स्थिति की आप यहाँ पर बात करेंगे कि इनका आर्थिक जीवन और आर्थिक स्थिति यहाँ पर क्या स्थिति थी। आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन एवं कृषि था इनका। आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर पशुपालन और कृषि करते थे, क्योंकि पशु और पालन की अगर बात करें तो जहां पर कृषि होती है वहां पर पशुपालन भी आम बात है। ज्यादा पशुपालन रखने वाले गोपत कहलाते थे। ठीक है, चरघा के लिए उत्पत्ति या गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरी ओर गवती पत्री को दुल्हिया या गाय दुल्हे वाली तथा युद्ध के लिए गवष्टि का प्रयोग यहाँ पर आपका देखने के लिए मिलता है। दोस्तों राजा को जनता स्वेच्छा से भाग नजराना देती थी। आवास घास फूस एवं काष्ठ निर्मित होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुसीद कहा जाता था। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख साधन हुआ करते थे। अब कृषि की आप यहाँ पर बात करेंगे। स्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में केवल यव नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का वर्णन है। परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे गोधूम, गेहूं, ब्रही आदि की रचना की गई है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का अर्थवेद में वर्षा, कूप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल का सीर के नाम से उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। दोस्तों अगला है पशुपालन। अब इस समय पशुपालन के नाम से जाएगा। पशुओं का
चारण ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। गाय की विनिमय का मुख्य साधन थी। वैदिक काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भूस्वामी की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी दोस्तों। व्यापार, अब इनका जो व्यापार था ये भी देख लीजिएगा। आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित थी। समाज का एक वर्ण पाणी व्यापार क्या करते थे, राजा को नियमित रूप कर देने या भूराजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से भाग या नजराना दिया जाता था। पराजित कबीला भी विजयी राजा को भेंट देता था। अपने धन को राजा अपने अन्य साथियों के बीच बांटता था दोस्तों। धातु एवं सिक्के, उस समय में धातु और सिक्के में यानी कि आप देख सकते हैं मुद्रा के रूप में उस समय क्या चलता था, आपको ये देखना है। ठीक है, देखते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु अयश, तांबा या कांस्य थे। वो सोना, हिरवे या वर्ण एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। निष्क संभवतः सोने का आभूषण या मुद्रा था जो विनिमय के काल में भी आता था। आगे है आपका उद्योग है। ऋग्वेद काल में औद्योगिक घरेलू जरूरतों के पूर्ति हेतु थे। बढ़ाई धुकार का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य फिल्म उद्योग, वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म कार्य था। स्त्रियां भी चटाई बनने का कार्य या बनाने का कार्य करते थे। धार्मिक स्थिति यहाँ पर देखें कैसे थी इनकी। आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। मैक्सवेल के अनुसार आर्य हेनोथिज्म परंपरा का पालन करते थे दोस्तों। यहाँ प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना की जाती थी। वे मुख्य रूप से केवल ब्रह्मांड को आधार करने वाले एकमात्र परमपिता परमेश्वर के पूजक थे। वैदिक में धर्म पुरुष प्रधान धर्म था। आरंभ में स्वर्ग या अमृतव्य परिकल्पना नहीं थी दोस्तों। वैदिक धर्म पुरोहित से नियंत्रित धर्म या पुरोहित ईश्वर एवं मानव के बीच मध्यस्थ था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमा मंडित मानव का है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आज आपका यहाँ पर ऋग्वेदिक काल की आपको जानकारी मिली है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। और आगे अगर जो साथी यहाँ पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे दिन यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती रहती है। सुबह 7 बजे करंट क्लास होती है, वो मैं यहाँ पर करंट की क्लास मेरी होती है। 12 बजे मैं इतिहास क्लास देता हूँ। 3 बजे यहाँ पर हिंदी क्लास मेरी होती है। दोस्तों बने रहिएगा नित्य क्लास के साथ में और मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।